लो दोस्तों, आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसे कि हम सब सीटेट पेपर 2 एसएसटी के लिए एकदम लाइन बाय लाइन प्लस पीवाईक्यू सहित कर रहे हैं। तो इसके पहले हम सबका क्लास 6 और 7 हिस्ट्री, जियोग्राफी और पॉलिटी ये तीनों जा हम सबका ख़त्म हो गया है। तो और जो क्लास 8 का जो हिस्ट्री है उसको भी हम सब पढ़ चुके हैं और आज हम सबका क्लास 8 जियोग्राफी का ये जो सेकेंड चैप्टर है वह हम सब पढ़ेंगे। तो जैसे कि हम सब जितने भी चैप्टर को पढ़ते हैं उस चैप्टर के संबंधित जितने भी प्रश्न बनते हैं चैप्टर से रिलेटेड उस प्रश्न को हम सब करते हैं, उसके बाद जाकर अगले चैप्टर को हम सब पढ़ते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस चैप्टर से कैसे कैसे प्रश्न बनता है। तो चलिए दोस्तों, टाइम वेस्ट न करते हुए अपने चैप्टर की तरफ चलते हैं। और देखिए दोस्तों, कल परसों से हम हर एक चीज़ का एकदम नोट्स, जो नोट्स होता है नोट्स और प्लस पूरा पीवाईक्यू लेकर आएंगे। तो अगर आप सबको मैराथन की तरह देखना है क्लास 6 7 8 ये तीनों का हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी एक एक क्लास में और पूरा नोट्स प्लस पीवाईक्यू सहित पूरा ये जो चैप्टर है, चैप्टर के जो नोट्स होते हैं एकदम शॉर्टकट नोट्स और पीवाईक्यू, अर्थात मान लीजिए आपका एक एक अकॉर्डिंग से थ्योरी भी तैयार हो जाएगा और उस चैप्टर से जो पीवाईक्यू बनते हैं उस पीवाईक्यू को भी हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं अपने चैप्टर की तरफ। और अगर आप सबको मैराथन देखना है हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, देखिए लिखा गया है भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव संसाधन। तो देखिए ये एक कहानी ही है, पर इस कहानी से भी एकदम मान लीजिए एक जो चैप्टर है इस चैप्टर का हमें शीर्षक पता होगा। तो देखिए दोस्तों, आगे लिखा गया है कि तंजानिया अफ्रीका ना, लिखा गया है तंजानिया जो अफ्रीका है, एक छोटा सा गांव में क्या है कि मम्बा एक पानी लाने के लिए प्रातः शीघ्र उठती है। उसे बहुत दूर जाना पड़ता है और वह कुछ घंटों के बाद लौटती है। इसके उपरांत वह घर के कार्य में अपनी माँ का हाथ बटाती है और अपने भाइयों को बकरियों को या बकरियों की देखभाल में मदद करती है ना। लड़की है कोई, समझते रहिए बस कहानी। आगे देखिए बताया गया उसके जो पूरे परिवार के पास उनकी छोटी झोपड़ी के चारों ओर चट्टानी भूमि का एक भाग है ना। आगे देखिए लिखा गया है मम्बा के पिता जो कठिन परिश्रम के बाद एक कुछ मक्का की सेम जो होता है सेम ही उगा सकते हैं। एक खेती होता है एक सेम का। आगे देखिए बताया गया कि फिर भी यह उनके परिवार के साल भर के खाने के लिए पर्याप्त नहीं है। पीटर लिखा गया कि पीटर न्यूजीलैंड के भेड़ पालन प्रदेश के मध्यवर्ती भाग में रहता है, जहां उनका परिवार ऊन प्रक्रम करने का कारखाना चलाता है। प्रतिदिन जब वह पीटर स्कूल से लौटता है तो अपने चाचा को अपनी भेड़ों को देखभाल करते हुए देखता है। उनका भेड़ों का बड़ा कुछ दूर तक पहाड़ियों से लगे हुए एक विस्तृत घास के मैदान पर स्थित है। वहाँ नवीनतम जो है औद्योगिक प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए एक वैज्ञानिक विधि से इसका प्रबंधन किया जाता है। पीटर है उसका परिवार जैविक किसान द्वारा सब्जी भी उगाता है। तो इस बात को याद रखना। आगे देखिए लिखा गया है जो जैविक किसान होते हैं वह सब्जी उगाते हैं। आगे देखिए लिखा गया है मम्बा और पीटर्स विश्व के दो प्रमुख बताया गया। मम्बा और पीटर्स विश्व के दो विभिन्न स्थानों में रहते हैं और उनके जीवन व्यतीत करने में बहुत अंतर है। आगे बताया गया यह विभिन्न भूमि की गुणवत्ता, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति, प्राणियों और प्रौद्योगिकी के उपयोग की विभिन्नता के कारण इन स्थानों पर एक दूसरे से भिन्न होने का मुख्य कारण इस प्रकार संसाधनों का उपलब्ध है। तो यहाँ पर देखिए लिखा गया है। देखिए दोस्तों, आप इस कहानी को एक बार अपने दिमाग में बैठाए रहेंगे, आप सबको ये कहानी लग रहा होगा, पर कहानी से भी कैसे प्रश्न बनता है अभी हम पीवाईक्यू करेंगे तब दिखाएंगे। आगे देखिए लिखा गया है विश्व की 90% जनसंख्या भूमि क्षेत्र है 30%
30% भाग में रहती है। इसके कहने का मतलब ये है कि जो भूमि क्षेत्र है, भूमि क्षेत्र जो 90% भूमि क्षेत्र जो है, आगे देखिए लिखा गया है जनसंख्या के 90% जनसंख्या, 90% जो जनसंख्या है वह सिर्फ 30% भूमि पर निवास करती है। आगे देखिए बताया गया कि शेष 70% जो बचा इसमें से ना, वहाँ पर बताया गया वह विरल जनसंख्या या वह निर्जल है ना। आगे देखिए लिखा गया है, अब देखिए यहाँ से एकदम ध्यान से, तो देखिए आगे यहाँ पर लिखा गया है कि भूमि, तो देखिए लिखा गया है कि सभी महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधनों में भूमि भी शामिल है। आगे देखिए लिखा गया है कि भूपृष्ठ के कुल क्षेत्रफल का लगभग 30% भाग भूमि है। बताया गया कि जो प्राकृतिक संसाधन है ना, प्राकृतिक संसाधन की जो भूमि है, तो भूमि का अर्थात जो बताया गया ये जो भूमि है, भूमि का कुल जो क्षेत्रफल है उसका जो 30% है, 30% भाग में ही क्या है, 30% भाग क्या है, भूमि है। अर्थात जितने पूरे हैं वो 30% भाग ही भूमि है, और उसके अलावा जो 70% भाग है वह क्या है, जल से घिरे हुए हैं। आगे देखिए बताया गया यही नहीं, यह थोड़े से प्रतिशत को के भी सभी भाग बताया गया आवास योग्य नहीं है। अर्थात ये जो 30% भूमि है, ये भी 30% जो है यहाँ पर भी आवास अर्थात अपना घर नहीं है योग बना सकते हैं। आगे देखिए बताया गया कि मुख्यतः भूमि और जलवायु के भिन्न भिन्न लक्षणों के कारण विश्व के भिन्न भिन्न भागों में जनसंख्या का वितरण असमान पाया जाता है। ऊबड़ खाबड़ स्थलाकृतियाँ, पर्वतों के तीव्र ढलान, जलाकांत, संभावित निम्न क्षेत्र, मरुस्थल क्षेत्र एवं सघन वन सामान्य विरल अथवा निर्जन है। उर्वर मैदानों और नदी घाटियों में कृषि के लिए उपयुक्त भूमि उपलब्ध है, इसलिए ये स्थान विश्व के सघन बसे क्षेत्र हैं। आगे देखिए लिखा गया है भूमि का उपयोग। अब देखिए भूमि का उपयोग क्या होता है, तो देखिए बताया गया कि भूमि का उपयोग जो होता है, तो भूमि का उपयोग विभिन्न कार्यों के लिए किया जाता है। जैसे बताया गया कि जैसे कृषि के लिए, कृषि वानिकी, खनन, सड़कों, उद्योग की स्थापना, साधारण इसे भूमि उपयोग कहते हैं। अर्थात इन सब का जो उपयोग होता है कृषि के लिए, खनन के लिए, सड़क निर्माण के लिए, इन सब का भूमि का उपयोग कहा जाता है। आगे बताया गया कि क्या आप मम्बा और पीटर के परिवारों में भूमि उपयोग के विभिन्न तरीकों की सूची बना सकते हैं, तो ये कहानी से रिलेटेड है, ऐसा नहीं कुछ। आगे देखिए बताया गया भूमि का उपयोग भौतिक कारणों द्वारा निर्धारित किया जाता है। याद रखना, जो भूमि का उपयोग है वह भौतिक कारणों द्वारा निर्धारण किया जाता है। आगे देखिए बताया गया जैसे स्थलाकृतियाँ, मृदा, जलवायु, खनिज और जल की उपलब्धता। तो इस बात को याद रखना कि जो भौतिक का अर्थात भूमि का जो भौतिक उपयोग है उसके आधार पर हम भूमि को विभाजन करते हैं। तो जैसे बताया गया स्थलाकृतियाँ अर्थात जिस पे स्थान रहता है, मृदा, जलवायु, खनिज, ये सब के लिए हम भूमि को विभाजन करते हैं। आगे देखिए बताया गया कि मानवीय कारण, जैसे अब ये क्या था, ये भौतिक कारण था। याद रखना भौतिक कारण में कौन कौन सा आया, तो भौतिक कारण में कौन कौन सा था, जैसे जलवायु, खनिज, स्थलाकृतियाँ, मृदा, ये भौतिक कारण है ना। अब जैसे बताया गया कि मानवकृत कारण, अर्थात जो मानवकृत कारण के द्वारा हम भूमि को कैसे बांटते हैं, तो जैसे देखिए बताया गया जनसंख्या, प्रौद्योगिकी, भूमि के उपयोग प्रतिरूप के महत्वपूर्ण निर्धारण करते हैं। आगे देखिए बताया गया कि स्वामित्व के आधार पर, आगे देखिए बताया गया कि स्वामित्व के आधार पर भूमि को निजी भूमि और सामुदायिक भूमि में बांटा जाता है। तो याद रखना ये सब बहुत बार ऐसे पूछ दिया जाता है कि भूमि को किस प्रकार या किस तरह से बांटा जा सकता है, या तो ऐसे दे देगा कि भूमि को भौतिक कारण के लिए या निम्न में से भौतिक कारण है, तो इसमें दे देगा, देखिए यहाँ पर मृदा दे देगा, जलवायु दे देगा, और एक इसी में दे देगा समुदाय और कहीं से उठाकर दे देगा, तो आप कन्फ्यूज हो जाएंगे। तो इसलिए बताया गया कि जो भौतिक में आते हैं तो इसमें क्या होता है, जलवायु, मृदा, खनिज, ये सब भौतिक कारण है।
भूमि को बांटने में। आगे देखिए बताया गया स्वामित्व कारण, फिर मानवीय कारण। अब स्वामित्व में देखिए बताया गया स्वामित्व के आधार पर भूमि को निजी निजी भूमि और सामुदायिक भूमि में बांटा जा सकता है। निजी भूमि जो होती है, जैसे कि नाम से ही पता है कि व्यक्तियों के स्वामित्व में होता है, जबकि अर्थात उनके अंडर उनका खुद होता है ना। आगे बताया गया कि जबकि जो सामुदायिक भूमि है समुदाय के स्वामित्व में होता है, अर्थात कुछ समूह होते हैं। बताया गया कि जैसे सामान्य रूप से इनका उपयोग सामुदायिक अर्थात जो जैसे होता है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, अर्थात वह सभी के लिए, कुछ समूह के लिए होता है, जैसे एक जिला के लिए, एक गांव के लिए सामुदायिक होता है ना। तो ये ऐसा ऐसा बताया गया। तो देखिए ये जान लेना। आगे देखिए सामुदायिक से संबंधित व्यक्तियों के लिए किया जाता है, जैसे चारा। बताया गया कि चारा चारा फलून जो होता है, चारा होता है जहाँ पर चराए जाते हैं सब लोग, जो फल होते हैं, नट होते हैं। आगे दिया बताया गया औषधियाँ, जे या तो फिर बताया गया जो औषधियाँ, जड़ी-बूटियाँ जो होती हैं को एकत्रित करना। इस सामुदायिक भूमि को बताया गया साझा संसाधन भी कहते हैं। आगे देखिए बताया गया कि जनसंख्या और उनकी माँग सदैव बढ़ती रहती है, अर्थात जो जनसंख्या है और उनकी माँग सदैव बढ़ती रहती है, लेकिन भूमि की उपलब्धता सीमित है। जो भूमि है उसकी जो कार्य क्षेत्र है, अर्थात जो भी स्थान है वह तो क्षेत्र सीमित ही है ना। तो जैसे भूमि तो एक ही है, इतना ही है, इतना एकदम पर्याप्त। जिससे बताया गया कि इतना भूमि है, बस अब इतने में जनसंख्या चाहे जितना बढ़ा दो। तो यहाँ पर बताया गया जो भूमि है, लेकिन भूमि की उपलब्धता जो है वह सीमित है। ऐसा तो नहीं है कि भूमि बढ़ रहा है। आगे देखिए बताया गया कि स्थानों के अनुसार भूमि की गुणवत्ता, वहाँ की जो गुणवत्ता है उसमें अंतर होता है, अर्थात कहीं पर जो फसल होता है वह अच्छा होता है, कहीं पर थोड़ा कम होता है, कहीं पर एकदम नहीं होता है। तो आगे देखिए बताया गया कि भूमि की गुणवत्ता कहीं-कहीं अंतर होता है, याद रखना। कभी भी ऐसे फँसा सकता है कि भूमि की विशेषता नहीं है, तो याद रख लेना जो भूमि की गुणवत्ता ये विशेषता है उसकी। आगे देखिए बताया गया लोगों ने सामुदायिक भूमि पर व्यापारिक क्षेत्र में बनाते हैं, जो सामुदायिक भूमि होता है उसमें उसको जो क्या होता है व्यापारिक क्षेत्र बनाते हैं। आगे देखिए बताया गया नगरीय क्षेत्रों में घर बनाने और ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि योग्य भूमि का विस्तार करने के लिए अ, बताया गया अनाधिकृत हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया है। आगे देखिए बताया गया कि आज भूमि जो है, आज भूमि का उपयोग आज भूमि का उपयोग प्रतिरूप में प्रतिरूप में व्यापक परिवर्तन हमारे समाज में सांस्कृतिक परिवर्तन को दर्शाता है। बताया गया कि वर्तमान में कृषि निर्माण संबंधित गतिविधियों के प्रसार के प्रसार के कारण निम्नीकरण, भूस्खलन, मृदा अपरदन, मरुस्थलीकरण बताया गया कि आगे पर्यावरण के लिए प्रमुख खतरनाक हो रहे हैं। तो आगे देखिए यहाँ पर थोड़ा पॉइंट था, तो इस पॉइंट को देखिए लिखा गया है अपने घर के आस पड़ोस की कुछ बुजुर्ग व्यक्तियों से बात करके पूछ ले। तो ये देखिए कुछ नहीं है। आगे देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भूमि सेम है, पर भूमि में परिवर्तन क्या-क्या आए हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कहीं गाँव हैं, गाँव से यहाँ पर देखिए थोड़ा बहुत परिवर्तन हुआ है। फिर यहाँ से यहाँ पर देखिए थोड़ा बहुत और परिवर्तन हुआ है, यहाँ एकदम परिवर्तन हो गया है। तो यहाँ पर ये दिखाने का प्रयास किया जा रहा है कि भूमि के उपयोग में समय के अनुसार परिवर्तन हो रहे हैं, अर्थात गुणवत्ता उसको चेंज कर रहे हैं। आगे देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि भूमि भूमि संसाधन का संरक्षण। तो आगे देखिए यहाँ पर लिखा गया है बढ़ती जनसंख्या तथा इनकी बढ़ती मांग के कारण वन भूमि और कृषि योग्य भूमि का बड़े पैमाने पर विनाश शुरू है। बताया गया कि इससे क्या हुआ, इस प्राकृतिक संसाधन से पर्याप्त जो संसाधन से क्या हो रहे हैं, समाप्त का डर जो है पैदा हो रहा है ना। अर्थात जो ये सब हो रहा है इनसे क्या हो रहा है कि ऐसा हो रहा है कि जैसे समाप्त हो जाएगा, ऐसा कोई डर डर क्या हो रहा है सब में उत्पन्न हो रहा है। आगे देखिए बताया गया कि इसलिए विनाश की वर्तमान दर को अवसर अवश्य ही रोकना चाहिए। आगे देखिए बताया गया कि वन रोपण, भूमि उद्यान, रसायन, कीटनाशकों और उर्वरकों की जो बताया गया कि विनियमित उपयोग और अतिचारण पर रोक आदि भूमि संरक्षण के लिए उपयुक्त कुछ सामान्य तरीके हैं। तो अब देखिए थोड़ा जो ये सब हो रहा है इसको रोकने के लिए बताया गया कि देखिए अब बताया गया कि भूमि ना। तो देखिए बताया गया कि
तो देखिए लिखा गया है मृदा, तो लिखा गया है कि पृथ्वी के पृष्ठ पर दानेदार कणों, जो पृष्ठ की जो हम परपटी पर रहते हैं, तो बताया गया कि ये जो परपटी अर्थात पृष्ठ है, दानेदार कणों के जो कण होते हैं अर्थात जो दाने दाने होते हैं, गिट्टी सिट्टी और जो भी धूल वगैरह हम पाते हैं, तो उसमें क्या होते हैं कि दानेदार कणों के आवरण की पतली पतली परत मृदा कहलाती है। यह भूमि के निकटता से जुड़ी है। बताया गया कि स्थल रूप मृदा के रूप निर्धारित करते हैं। बताया गया कि मृदा का निर्माण चट्टानों से प्राप्त खनिजों और जैविक पदार्थों, तो याद रखना जो मृदा है, मृदा का निर्माण कैसे होता है, तो चट्टानों से ना, चट्टानों से प्राप्त खनिज और जैविक पदार्थों से, तो इस बात को याद रखना। आगे देखिए यहाँ पर लिखा गया भूस्खलन को सामान्य रूप से शैल, मलबा मलबा या ढाल से गिरने वाले मिट्टी के बृहद संचालन के रूप में परिभाषित किया जाता है। आगे देखिए लिखा गया है वे प्रायः भूकंप, बाढ़ और ज्वालामुखी के साथ घटती हैं, जो भूस्खलन होता है। आगे देखिए बताया गया कि लंबे समय तक भारी वर्षा होने से भूस्खलन होता है। तो इस चीज़ को याद रखना, कभी कभी कोई भूल जाता है, हालांकि नॉर्मल बात है। तो याद रखना जो भूस्खलन होता है वह कभी कभी क्या होता है, ये नहीं कि उसमें विकल्प ये भी दिया रहेगा कि वर्षा से होता है, वर्षा से नहीं है कि वर्षा हुआ बस हो गया, उसमें बताया गया कि लंबे समय तक जब वर्षा होती है तब जाकर भूस्खलन होता है। आगे देखिए बताया गया कि यह नदी के प्रवाह को कुछ बताया गया कुछ समय के लिए अवरुद्ध कर देती है अर्थात रोक देती है। आगे देखिए बताया गया कि नदी अवरुद्धता के अचानक फूट पड़ने से निचली घाटियों, जो निचली होते हैं, जो निचली घाटियाँ होती हैं, निचली घाटियों के अवसारों, जो बताया अवसारों में विध्वंस हो जाता है। आगे देखिए बताया गया कि पहाड़ी भूभाग में भूस्खलन एक मुख्य और विस्तृत रूप से फैली प्राकृतिक आपदा है, जो प्रायः जीवन और संपत्ति को आघात पहुंचाती है और चिंता का एक मुख्य विषय है। आगे देखिए बताया गया कि एक वस्तु स्थित अध्ययन, आगे देखिए लिखा गया है कि हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में रेकांग पीओ के निकट पंजी गांव में बड़े भूस्खलन के कारण राष्ट्रीय मार्ग 22 का पुरानी हिंदुस्तान तिब्बत सड़क का 200 मीटर तक का भाग नष्ट हो गया। ये भूस्खलन की बात बोल रहे हैं। आगे देखिए बताया गया यह भूस्खलन पंजी गांव की तीव्र विस्फोटक द्वारा हुआ था। इस कहानी को सुन लीजिए बस। आगे देखिए बताया गया विस्फोटक के कारण कहाँ पर, हिमाचल प्रदेश में, याद रखना। आगे देखिए जिला था किन्नौर। आगे देखिए बताया गया इस विस्फोटक के कारण ढाल का एक कमजोर क्षेत्र नीचे गिर गया। बताया गया जिसके कारण सड़क और गांव के आसपास के क्षेत्र को क्षति पहुंची। बताया गया कि पंजी गांव को हिंसा संभावित मानव विनाश से बचने के लिए पूर्ण रूप से खाली कर दिया गया। आगे देखिए बताया गया कि न्यूनीकरण क्रियाविधि। आगे देखिए यहाँ पर लिखा गया है, देखिए लिखा गया है जो वैज्ञानिक है ना, वैज्ञानिक बताया गया कि वैज्ञानिक प्रविधियों के विकास से हमें समझने की शक्ति मिली है। आगे देखिए लिखा गया है कि भूस्खलन उत्पन्न होने के कौन कौन से कारण हैं और उनका प्रबंध कैसे हो सकता है अर्थात उनका रोकथाम कैसे हो सकता है। देखिए बताया गया कि भूस्खलन को रोकने के कुछ प्रविधियां निम्न हैं। अब देखिए बताया गया कि भूस्खलन जो होता है तो भूस्खलन प्रभावित क्षेत्र को मानचित्र बना दिया जाए अर्थात वहाँ पर जहाँ पर होता है ना, जहाँ पर बार बार भूस्खलन हो रहा है वहाँ पर कुछ मानचित्र बनाकर इसमें प्रभावित होने वाले स्थानों को इंगित कर दिया जाए अर्थात उस क्षेत्र को दर्शा दिया जाए, वहाँ पर न जाया जाए, ऐसा बताया गया। आगे देखिए बताया गया कि इंगित कर दिया जाए और इस प्रकार इन क्षेत्रों को आवास बनाने के लिए छोड़ दिया जाए अर्थात जो वहाँ पर आवास बनाने के लिए, घर बनाने के लिए छोड़ दिया जाए। आगे देखिए बताया गया दूसरा पॉइंट में भूमि होते हैं, भूमि को खिसकने से जो भूमि खिसक जाती है ना, इसीलिए भूस्खलन होता है। तो भूमि खिसकने के लिए बचाने के लिए प्रतिधारा दीवारों का अर्थात दीवार वहाँ पर बना दिया जाए। आगे देखिए बताया गया भूस्खलन को रोकने का सबसे प्रभावी तरीका वनस्पति आवरण में वृद्धि हो जाए। तो याद रखना कभी कभी पूछ सकता है कि सबसे अच्छा तरीका कौन हो सकता है भूस्खलन को रोकने के लिए, ऐसे ही बनता है प्रश्न। जान लीजिए अगर आप थ्योरी पढ़े रहेंगे
तभी जान लीजिए इस सब को कर पाएंगे। यहाँ पर कहीं कहीं पेडालॉजी यहीं से बना देता है, कहीं कहीं ऐसे ही बस प्रश्न उठाता है। अगर आप वन लाइनर में कहें कि हाँ सिर्फ हमें पॉइंट दर पॉइंट मिले तो नहीं मिल सकेगा, आप कहानी को सुने रहेंगे, इस कहानी को ही यहाँ से वाक्यांश ऐसे उठा देता है। तो याद रखना, बताया गया कि सबसे अच्छा तरीका क्या होता है भूस्खलन को रोकने के लिए। तो सबसे अच्छा तरीका होता है कि क्या होता है, जो वनस्पति होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, उनका अधिक से अधिक आवरण कर दिया जाए, अर्थात उनमें वृद्धि किया जाए। आगे देखिए बताया गया कि सतही अफवाहों तथा झरना प्रवाहों के साथ साथ भूस्खलन की गतिशीलता को नियंत्रण करने के लिए पृष्ठित पृष्ठित अफवाह नियंत्रण उपाय कार्यान्वित किया जाना चाहिए। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ देखिए दोस्तों, इसको एकदम एकदम जान लीजिए, इस पॉइंट को, इस पूरा पेज को, सबसे ज़्यादा इस पेज को एकदम हल्के में मत लेना। बहुत लोग बस चित्र देखकर सोचते हैं चलिए इससे क्या पूछेगा। अगर आप प्रीवियस ईयर देखेंगे, अगर आपको अभी हम बताएंगे तो आप समझ सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर लिखा गया है, देखिए यहाँ पर लिखा गया है ह्यूमस। तो आप प्रीवियस ईयर देखे हैं तो आपको समझ में आएगा। तो देखिए पहले क्या होता है ह्यूमस। तो ह्यूमस देखिए क्या होता है, बताया गया ह्यूमस और वनस्पति के साथ ऊपरी मृदा होती है। तो ऐसे ऐसे कभी कभी पूछा जाता है जी कि जो ह्यूमस किसे कहते हैं, अर्थात ह्यूमस का क्या होता है। तो याद रखना, ह्यूमस को ऊपरी मृदा बोलते हैं। ह्यूमस जो होता है वनस्पति के साथ जुड़ा रहता है और वह ऊपरी मृदा होता है, अर्थात जो पेड़ होता है, पेड़ के बस जो जुड़ा रहता है, जैसे हम देख सकते हैं, तो उसको हम ह्यूमस बोलते हैं। आगे देखिए बताया गया बलुई गाद क्लेन के साथ उपमृदा होता है। जो बलुआ होता है वह नीचे जो होता है वह बलुआ होता है, तो इसको याद रखना, वह उपमृदा होता है। आगे देखिए बताया गया कि अपक्षित चट्टाने पदार्थ, अर्थात जो नीचे होते हैं वे सब अपक्षित चट्टाने पदार्थ होते हैं। जनक चट्टान एकदम नीचे वाले होते हैं, तो इस बात को याद रखना। अब आगे देखिए बताया गया कि अपक्षय। तो अपक्षय अभी देखिए बताया गया कि अपक्षय क्या होता है। तो देखिए बताया गया कि तापमान परिवर्तन, तुषार क्रिया, पौधे, प्राणियों और मनुष्य के क्रियाकलाप द्वारा अनावृत शैल को टूटना टूटना या क्षय होना क्या होता है, अपक्षय। अपक्षय में देखिए इसमें ही एकदम आपका लिखा गया है, अर्थात समझ सकते हैं कि जो भी होता है, जो तापमान या परिवर्तन, तुषार, इन सभी तापमान और दाब की इन सभी के कारण से जो टूट जाते हैं तो उनको हम अपक्षय कहते हैं। इस बात को याद रखना बस। आगे देखिए लिखा गया है कि तथा भूमि पर पाए जाने वाले खनिजों से क्या होता है। बताया गया कि यह अपक्षय की प्रक्रिया के माध्यम से बनती है। आगे देखिए बताया गया कि खनिजों और जैव पदार्थों सभी मिश्रण मृदा को उपजाऊ बनाते हैं। आगे देखिए यहाँ पर देखिए दोस्तों, बताया गया कि केवल 1 सेंटीमीटर मृदा को बनाने में कभी कभी पूछता है, तो याद रखना इस पॉइंट को। तो याद रखना, देखिए जो 1 सेंटीमीटर समझ सकते हैं, 1 सेंटीमीटर जो मृदा होती है उसको बनाने के लिए देखिए बताया गया कि वह सैकड़ों वर्ष लगता है, सैकड़ों वर्ष लग जाता है एक मिट्टी मृदा को बनने में। आगे देखिए बताया गया, देखिए दोस्तों इस पॉइंट को एकदम विस्तार से, एकदम ध्यान से, बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है। अब देखिए मृदा, ये मृदा है, अब ये मृदा से रिलेटेड ये सब प्रश्न बनता है। तो देखिए पहले तो ऐसे लिख देगा कि बताया गया, यहाँ पर लिख देगा कि मृदा परिच्छेदिका की मोटाई को निश्चित करता है। याद रखना, बार बार एकदम ध्यान से, कंसंट्रेट योर माइंड। आगे देखिए यहाँ पर लिख देगा कि जो मृदा परिच्छेदिका की मोटाई को निश्चित करता है क्या, समय, जलवायु, जनक शैलें, उच्चवास जो वनस्पति हैं, या जो बताया गया कि उच्च ताप है, ये सब क्या निश्चित करते हैं। तो याद रखना कि जो मृदा की परिच्छेदिका है, मृदा की परिच्छेदिका की मोटाई है, इस वाक्य को पूरा याद रखने ला कि जो मृदा की परिच्छेदिका की जो मोटाई है वह क्या निश्चित करता है, तो वह समय निश्चित करता है। समय निश्चित क्या करता है, तो मृदा की परिच्छेदिका की मोटाई को निश्चित करता है। आगे देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि जलवायु, जो मृदा की जलवायु होती है तो वह क्या निश्चित करती है। तो याद रखना कि क्या निश्चित करती है, तापमान, वर्षा, अपक्षय और ह्यूमस निर्माण की दर को प्रभावित करता है। तो याद रखना, बहुत बार पूछा जाएगा कि जो तापमान, वर्षा, अपक्षय, ह्यूमस निर्माण की दर को कौन प्रभावित करता है। तो याद रखना ये मृदा का जलवायु। आगे देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि वनस्पतियाँ, प्राणी जात और सूक्ष्म जीव ह्यूमस निर्माण को दर को प्रभावित करते हैं। तो याद रखना ऐसे पूछा जाएगा कि जो
सूक्ष्म जीव और ह्यूमस निर्माण की दर को कौन प्रभावित करता है? तो याद रखना वनस्पतियाँ। आगे देखिए बताया गया कि जनक शैल, तो लिखा है देखिए जनक शैल रंग गठन, रासायनिक गुण धर्म, खनिज मात्रा, परंपरागत न को निर्धारित करती हैं। आगे देखिए लिखा गया उच्चवाच, तुरंग तुरंगता और ढाल मृदा के संचयन को निर्धारित करता है। तो इस बात को एकदम ध्यान से एक बार फिर से सुन लेना। आगे देखिए यहाँ पर देखिए लिखा गया है कि मृदा निर्माण के कारण, अब देखिए मृदा निर्माण के कारण, आगे देखिए लिखा गया है निर्माण के मुख्य कारण जनक शैल का स्वरूप है, जलवायुविक जो होते हैं का कारण है, अर्थात जो भी मृदा निर्माण होता है वहाँ के जलवायु पर डिपेंड रहता है। आगे देखिए बताया गया कि मृदा निर्माण के अन्य कारण स्थलाकृतियाँ, जैव पदार्थ की भूमिका और मृदा निर्माण के संगठन में लगा समय है। आगे देखिए बताया गया अलग अलग स्थानों में ये भिन्न भिन्न हैं। देखिए यहाँ पर लिखा गया मृदा का निम्नीकरण और संरक्षण के उपाय। तो देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि मृदा अपरदन जो होता है, अपरदन का मतलब समझ सकते हैं, अर्थात जो कट कर कहीं एक दूसरे यहाँ से वहाँ चला जाता है। तो देखिए बताया गया मृदा अपरदन और छीड़ता मृदा संसाधन के दो मुख्य खतरे हैं। आगे देखिए बताया गया कि मानवीय और प्राकृतिक दोनों ही कारणों से मृदाओं का निर्मीकरण हो सकता है। मानवीय और प्राकृतिक, याद रखना मानवीय और प्राकृतिक ये दोनों कारणों से ही मृदा का क्या निम्नीकरण हो सकता है। आगे देखिए बताया गया कि मृदा के निम्नीकरण में जो सहायक होते हैं, सहायता करने या वर्नामूलन, अतिचारण, रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का अत्यधिक उपयोग, वर्षा दोहन, भूस्खलन और बाढ़ है। आगे देखिए बताया गया जो मृदा संरक्षण की कुछ विधियां निम्नलिखित हैं। तो अब देखिए जो संरक्षण है, अर्थात मृदा का जो कट कर बह जाता है एक जगह से दूसरे जगह हो जाता है, तो उसके संरक्षण अर्थात उसको रोका कैसे जा सके, तो इस बात को एकदम अब ध्यान से, क्योंकि यहाँ से एक न एक प्रश्न जरूर पूछता है इस चैप्टर से, एक या दो, तो याद रखना। अब देखिए पहला है कि मल्च बनाना, जो मृदा का अपरदन होता है, तो उसके देखिए बताया गया कि मल्च बनाना, उसको मल्च बनाने, अब देखिए बताया गया कि पौधों के जो बीज होते हैं बीचों बीच, तो देखिए पौधों के बीचों बीच अर्थात बीच अनावरित भूमि जैसे पदार्थ, जैसे बताया गया जो पदार्थ होते हैं, पदार्थ जैसे प्रवाल से ढक दी जानी चाहिए, जिससे क्या होती है जो मृदा की आर्द्रता है ना, मृदा की जो आर्द्रता है वह रुकी रहे ना, वहाँ पर रुकी रहे। तो जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो आगे देखिए ये मल्च विधि है, इस मल्च विधि को याद रखना। यहाँ पर देखिए कुछ पॉइंट है, बताया गया कि भारत में क्या होता है, जलोढ़ न काली लाल लेटराइट मरुस्थलीय और पर्वतीय प्रकार की मृदा होती है। तो इस बात को पूरा एकदम फिर से देखिए लिखा गया है कि जो काली मिट्टी होती है, लाल मिट्टी होती है भारत में न, जलोढ़ होती है, लेटराइट होती है, मरुस्थलीय और पर्वतीय बताया गया पर्वतीय प्रकार की मृदाएं होती है। बताया गया कि विभिन्न प्रकार की मृदाओं की बताया गया एक मुट्ठी एकत्रित कीजिए और निरीक्षण कीजिए, बताया गया यहाँ पर। आगे देखिए अभी क्रियाकलाप में दिखाया गया है। तो आगे देखिए अभी हम सब पढ़ रहे थे कि मृदा का संरक्षण कैसे किया जाए। तो देखिए एक था मल्च विधि, अब आगे देखिए लिखा गया है वेदिका फार्म। तो अब यहाँ से एकदम ध्यान से दोस्तों, यहाँ पर देखिए वेदिका फार्म। अब वेदिका फार्म क्या होता है, तो देखिए बताया गया कि चौड़े समतल सोपान अथवा वेदिका तीव्र ढलान पर बनाए जाते हैं। तो इस बात को याद रखना दोस्तों, बहुत बार पूछा जाता है कि वेदिका का निर्माण, या तो बताया गया कि वेदिका या वेदिका फार्म क्या होता है ऐसे पूछ देगा, या तो ऐसे ये वाला कथन पूरा रख देगा कि चौड़े समतल सोपान अथवा वेदिका तीव्र ढलान पर बनाए जाते हैं, वह कौन सा या कौन सी फार्म या कौन सी वेदिका फार्म होती है। तो यहीं पर दे देगा कि समुच्ची जोताई वेदिका फार्म, अभी हम मल्च विधि। तो याद रखना ये जो क्या बताया गया कि जो बताया गया कि समतल सोपान की वेदिका तीव्र ढलान, तो इस पॉइंट को याद रखना, जो तीव्र ढलान वाले पर होते हैं तब वहाँ पर वेदिका फार्म बनाए जाते हैं, बस इतना याद रखना, तीव्र ढलान वाले पर वेदिका फार्म। आगे देखिए बताया गया कि इस पृष्ठ को प्रवाह की
मृदा के जो अपरदन होते हैं अर्थात जो कट कर बह जाते हैं उसको कम करता है। अब आगे देखिए दूसरा पॉइंट है समुचित रेखीय जुताई। तो ये भी देखिए मृदा का संरक्षण करता है। तो अब देखिए ये किस प्रकार का करता है। तो देखिए यहाँ पर बताया गया कि एक पहाड़ी ढलान पर, तो याद रखना ये क्या था कि समतल, याद रखना ये जो वेदिका फार्म था ये समतल सोपान पर था, इसी पॉइंट को याद रखना, यह समतल सोपान पर वेदिका फार्म था। पर ये जो समुच्चय जुताई है ये क्या है, पहाड़ी ढलानों पर है। कहाँ पर है, तो पहाड़ी ढलानों पर समुचित रेखाओं से समांतर न समांतर जुताई ढाल के नीचे बेहतर बेहतर जल के लिए एक प्राकृतिक अवरोध का निर्माण करती हैं। आगे देखिए बताया गया कि रक्षक मेखला। तो अब देखिए याद रखना ये जो समुचित रेखी होती हैं तो ये पहाड़ी ढलान पर होती हैं, और जो हम सब अभी वेदिका फार्म पढ़े ये समतल ढलानों पर होती है। और इसके पहले हम सब जो पढ़े यहाँ पर मल्च बनाना, तो मल्च बनाना ये क्या था, तो ये पौधों का अनावृत करना अर्थात पौधों को ऐसा ज़्यादा से ज़्यादा लगाना। अब आगे देखिए लिखा गया है रक्षक मेखलाएं। तो आप देखिए रक्षक मेखलाएं क्या है, तो देखिए लिखा गया है तटीय प्रदेश में शुष्क अर्थात जो वहाँ पर वर्षा नहीं होता है, शुष्क प्रदेशों में पवन गति रोकने के लिए बताया गया वृक्ष कतारों में लगाए जाते हैं, ताकि मृदा जो आवरण है, जो उनका कटाव है ना, वो क्या हो जाए, कम हो जाए। तो याद रखना ये जो रक्षक मेखला है तो ये याद रखना ये क्या होता है, शुष्क प्रदेशों एवं पर्वत की गति को रोकने के लिए होता है। जैसे बताया गया कि जो पर्वत की हवाएं होती है अर्थात जो हवाएं चलती है तो मृदा को एक जगह से दूसरे जगह कर देती है, उड़ा ले जाती है। तो इन अर्थात ऐसे देगा कि बताएगा कि पर्वतों की गति के कारण जो मृदा का संरक्षण होता है वह किस विधि द्वारा होता है। तो याद रखना पर्वतों की गति के कारण जो मृदा का संरक्षण होता है वह रक्षक मेखला के द्वारा होता है। तो याद रखना यहाँ पर जैसे कि आप सब देख सकते हैं। आगे देखिए यहाँ पर बताया गया कि क्रिया विधि बताया गया कि समुचित रेखी बताया गया रोधिकाएं। अब देखिए यहाँ पर विधि बताया गया, तो इस विधि में हम बता दें कि देखिए जैसे बताया गया कि जहाँ पर अगर जैसे यहाँ पर देखिए ये देखिए दोनों सेम मिट्टी ही है ना, बताया गया कि इस मिट्टी में देखिए यहाँ पर कुछ बताया गया कुछ उगाया नहीं गया, बोया नहीं गया, पर इस मिट्टी में कुछ उगाया गया, बोया गया। अब दोनों तरफ से पानी डाला गया तो क्या होता है कि जो ये मिट्टी यहाँ पर कुछ पौधे जो उगाए गए हैं तो ये मिट्टी को अपनी तरफ अवशोषित कर लिए हैं, जकड़ लिए हैं। तो इसमें जब पानी डाला गया तो क्या होता है, इसमें थोड़ा कम गिरता है, पर इसमें क्या होता है पूरा बहकर यहाँ पर ग्लास में गिर जाता है। बस यहाँ पर ये क्रियाकलाप करके दिखाया गया है। तो आप आगे देखिए अभी यही बताया गया है कि मृदा का संरक्षण। और तो देखिए यहाँ पर बताया गया, अभी हम सब 2-3 विधि पढ़े। यहाँ पर देखिए बताया गया कि चट्टान बनाना या चट्टान बांधना या बांध। आगे देखिए बताया गया कि यह जल के प्रवाह को, तो याद रखना कौन था, तो यहाँ पर अभी हम सब जो पढ़े ना, यहाँ पर रक्षक मेखला या पर्वत की गति को या पर्वत के द्वारा जो हवा चलता था उससे क्या होता था, मृदा का रक्षण करता था। और ये जो है कि चट्टान बाधा ये क्या करता है, तो बताया गया कि ये जल के प्रवाह को कम करने के लिए बनाया जाता है चट्टान। अब देखिए बताया गया कि यह बताया गया कि नालियों की रक्षा करते हैं और मृदा क्षति को रोकते हैं। अब आगे देखिए बताया गया बीज की फसल उगाना। आगे देखिए बताया गया कि वर्षा दोहन ना, बताया गया कि वर्षा दोहन से मृदा के सुरक्षित रखने के लिए अलग अलग समय पर भिन्न भिन्न फसलों एकांतरित कतारों में उगाए जाते हैं। आगे देखिए बताया गया कि जल होते हैं, तो देखिए बताया गया कि जल एक महत्वपूर्ण नवीनीकरण संसाधन है। तो याद रखना बार बार पूछा जाता है यहाँ पर, क्योंकि ये बहुत बार कंफ्यूज करता है कि जल नवीनीकरण संसाधन है। तो इसके पहले वाला अगर क्लास आप देखे होंगे तो नवीनीकरण क्या होता है इसको तुरंत जान गए होंगे। तो नवीनीकरण क्या होता है कि जो कभी न समाप्त हो, तो ये क्या होता है, नवीनीकरण होता है। अर्थात जैसे बताया गया कि आप अब देखिए जल क्या है, ये नवीनीकरण संसाधन है। जैसे देखिए बताया गया कि अगर हम सब कहीं पर पानी मान लीजिए गिरता है तो वह पानी क्या होता है, एक जगह इकट्ठा होता है, फिर धूप या ताप के कारण वह वाष्प बनकर ऊपर उठ जाता है। ऊपर उठने के बाद वह वर्षा के रूप में फिर नीचे आ जाता है। अर्थात इस प्रक्रिया को हम जल चक्र कहते हैं। अर्थात यह कभी समाप्ति होगा ही नहीं। तो तब पर भी हम क्या होता है कि कहते हैं कि पानी को सेव करिए, बचाइए। तो ऐसे इतना
ये सब कहावतें हैं। इन सब कहावतों की सुनकर हम सब बहुत लोग क्या हो जाते हैं, कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि पानी को नवीनीकरण ना माना जाए, क्योंकि अगर नवीनीकरण होता तो ऐसा क्यों कहा जाता कि पानी को बचाओ, ना? तो इस बात को याद रखना कि पानी क्या है, तो ये नवीनीकरण संसाधन है, अर्थात ये कभी समाप्त नहीं होगा। आगे देखिए बताया गया कि भूपृष्ठ का 3/4 भाग जल से ढका हुआ है। जैसे कि अभी हम सब पढ़े कि क्या होता है कि 90% भाग क्या है, न 90% जनसंख्या सिर्फ 30% भूमि पर रह रही है। तो इसका मतलब यही है ना कि जो इसके अलावा जो है, जो भूमि है उसमें वहाँ पानी पानी ही है। तो यहाँ पर देखिए स्पष्ट भी कर दिया कि 3/4 भाग क्या है, जल से ढका हुआ है। आगे देखिए बताया गया कि इसलिए इसे जल ग्रह कहते हैं, अर्थात ये जो पृथ्वी है यहाँ पर जल ग्रह भी कहा जाता है। आगे देखिए बताया गया कि उपयुक्त लगभग 3.5 अरब वर्ष पहले जीवन आदि महासागरों में ही प्राप्त हुआ था। याद रखना, जो जीवन का प्रारंभ हुआ था वह महासागरों में ही हुआ था। बहुत बार पूछ देता है ऐसे स्टेटमेंट देकर ऐसे 2-3 लाइन का, तो याद रखना। आगे देखिए बताया गया कि यद्यपि आज भी महासागर पृथ्वी की सतह से 2/3 भाग को ढका है ना। आगे देखिए बताया गया और विविध प्रकार के पौधों और संतुलन को मदद करती है। बताया गया कि महासागरों का जल लवणीय होता है। तो याद रखना, जो महासागर होते हैं अर्थात जो महासागर में जो जल है वह सागर क्या है, लवणीय। लवणीय का मतलब होता है कि वहाँ पर नमक पाए जाते हैं, उनमें नमक की मात्रा होती है, अर्थात वह पीने योग्य नहीं होती है। तो इस बात को याद रखना। आगे देखिए बताया गया कि और मानवीय उपयोग के लिए उपयुक्त नहीं है, अर्थात वह सब हम सब पी नहीं सकते हैं वह पानी, उस पानी को। आगे देखिए बताया गया कि अवलवड़ी मतलब जो होता है उसमें नमक की मात्रा नहीं होती है। तो देखिए बताया गया कि जो नमक की मात्रा है अर्थात जो अवलवड़ी जो जल है वह सिर्फ और सिर्फ कितना है, तो 2 पॉइंट अर्थात 2.7% ही है। आगे देखिए बताया गया कि इसका लगभग 70% भाग जो है बर्फ की चादरों और हिमानियों के रूप में ना अंटार्कटिका या नीदरलैंड ना ग्रीनलैंड और पर्वतीय प्रदेशों में पाया जाता है। आगे देखिए बताया गया अपनी स्थिति के कारण मनुष्य की पहुंच के बाहर है, केवल यह प्रतिशत अवलवड़ी जल उपलब्ध है और वह मानव उपयोग के लिए उपयुक्त है। वह सौम्य जल नदियों और झीलों में पृष्ठीय जल के रूप में तथा वायुमंडल में जलवाष्प के रूप में पाया जाता है। तो याद रखना, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये इन्हीं सब बात को कंफ्यूज होता है। बस जिससे यहाँ पर बताया गया कि यहाँ पर देखिए बताया गया कि जो नल होता है, नल से जो एक बूंद ऐसे अगर बताया गया कि अगर जो नल से पानी टपकता है, अगर बताया गया कि जो एक बूंद टपकता है, तो अगर एक बूंद टपक रहा है वहाँ पर, तो बताया गया कि जो साल भर में 1200 अर्थात 1200 लीटर वह पानी व्यर्थ चला जाएगा। तो आगे देखिए यहाँ पर बताया गया कि इसलिए जो अलवड़ी जल होता है, इसलिए जो अभी हम सब बताए कि महासागर में क्या होते हैं, 2.7% ही पीने योग्य हैं, और अर्थात इसके अलावा जो हैं वह सब लवणीय जल हैं। तो देखिए बताया गया कि इसलिए अलवड़ी जल पृथ्वी का सबसे अधिक मूल्यवान पदार्थ है। बताया गया कि भूमि जो पृथ्वी है, पृथ्वी पर जल न बढ़ाया जा सकता है और न घटाया जा सकता है, अर्थात इसकी कुल मात्रा स्थित है ना। आगे देखिए बताया गया कि इसकी प्रचुरता में विविध प्रतीत होता है, क्योंकि बताया गया कि क्योंकि यह वाष्पीकरण वर्षण और वाह वाह की प्रक्रिया द्वारा महासागर वायु भूमि और पुनः महासागरों में चक्रण द्वारा नियंत्रण गतिशील जैसे कि आप जानते हैं कि इसे जल चक्र कहते हैं। जो अभी हम इसके पहले बताएं कि जैसे कि पानी को वाष्प की तरह ऊपर उठ जाता है, फिर बादल बनकर बरसता है, इसको हम जल चक्र कहते हैं। अर्थात इसके पहले वाला भी क्लास लिए होंगे, तो इस पॉइंट को हम सब अच्छे से पढ़े हैं। तो आगे देखिए बताया गया कि मनुष्य जल की बड़ी मात्रा का उपयोग न केवल पीने एवं धुलाई के लिए करता है, आगे बताया गया वरन उत्पादन प्रक्रिया में भी किया जाता है।
जल कृषि उद्योग बाधा को जला बताया गया कि जलाशयों के माध्यम से विद्युत उत्पादन होता है, जल के माध्यम से विद्युत का उत्पन्न होता है। आगे देखिए बताया गया कि करने में भी उपयोग किया जाता है। जल स्रोत के सूखने अथवा जल प्रदूषण के कारण अलवड़ी जल की आपूर्ति की कमी को के मुख्य कारण बढ़ती जनसंख्या, भोजन और बताया गया नगदी फसलों को की बढ़ती मांग और बढ़ता नवीनीकरण नगरीकरण और मेहनत 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 होता है, जीवन को अस्तर बनाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर बताया गया है कि जल को किस रूप में कितनी मात्रा में उपयोग किया जाता है, तो यहाँ पर नहीं पूछा जाता है ये सब। आगे देखिए बताया गया कि क्या आप जानते हैं कि 12 ना बताया गया कि बाजार के जो बाहर में सुना या सौराष्ट्र में प्रदेश में 1.25 लाख जनसंख्या वाली अमेरिया बताया गया अमेरी शहर में पास में बताया गया कि तालुकों में पानी खरीदने के लिए पूर्ण निर्भर है, अर्थात वहाँ पर पूरी तरह से पानी को खरीद कर पिया जाता है। जैसे कि आज आज हम सब सब्जी को खरीदते हैं, कोई कोई उगाता है या किसी किसी के पास रहता है, नहीं तो सब लोग बस कोई कोई व्यक्ति है जो जैसे जो सब्जी बेच रहा है ना। अब ये नहीं है कि सभी लोग सब्जी बेच रहे हैं, तो पर बाजार में जैसे सब्जी खरीदा जाता है, ऐसे बताया गया कि कहाँ पर बताया गया कि अमेरेली अमेरेली शहर है, वहाँ पर बताया गया कि पानी को क्या होता है वहाँ पर खरीदा जाता है, रोज का रोज ऐसा नहीं है। आगे देखिए बताया गया कि जल उपलब्धता की समस्या। तो अब देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि उसकी समस्या, तो देखिए लिखा गया है कि विश्व के कई प्रदेशों में जल की कमी अधिकांशतः यहाँ पर है। तो बताया गया कि अफ्रीका, पश्चिमी एशिया, दक्षिणी एशिया, पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका के भाग, उत्तरी पश्चिमी मैरिस्को, दक्षिणी दक्षिणी अमेरिका के भाग और संपूर्ण ऑस्ट्रेलिया अलवड़ीय जल जल की आपूर्ति की कमी का सामना करती है। तो याद रखना, जो ऑस्ट्रेलिया है वह संपूर्ण क्या है, अलवड़ी जल की सामना करता है, अर्थात वहाँ पर जल शुद्धता है ही नहीं, वहाँ पर नमक ही पाए जाते हैं। आगे देखिए बताया गया कि ये देश ऐसे जलवायु प्रदेशों में स्थित हैं जहाँ अक्सर सूखा पड़ता है, अर्थात ये सब जहाँ पर अभी हम सब पढ़ें यहाँ पर क्या होता है, सूखा पड़ता है। आगे देखिए बताया गया उनमें जलाभाव की अधिक समस्या बनी रहती है। इस प्रकार जल का अभाव मौसमी अर्थात जो बताया गया मौसमी अथवा वार्षिक वर्षण में विविधता और परिणाम स्वरूप हो सकता है, अथवा अति उपयोग और जल स्रोतों के सदूषण के कारण भी जल का अभाव हो सकता है। आगे देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि जल संसाधनों का संरक्षण, ध्यान रखना। आगे देखिए लिखा गया है कि जल है जो जल के विश्व में शुद्ध और पर्याप्त जल स्रोतों तक पहुंचना एक बड़ी समस्या बन गई है। आगे देखिए बताया गया कि इस इस छीड़ होते संसाधन के संरक्षण के लिए कदम उठाने चाहिए। आगे देखिए बताया गया कि यद्यपि जल क्या है, एक नवीनीकरण संसाधन है। बार बार देखिए यहाँ पर 2 बार आ गया है, तो याद रखना जो जल है, जल एक नवीनीकरण संसाधन, अर्थात यह कभी न समाप्त होने वाला है, तब पर भी हम सब इतना सिक्योर रहते हैं जल को लेकर। आगे देखिए बताया गया कि अति अति उपयोग और प्रदूषित इस उपयोग के लिए अनुपयुक्त बना देते हैं। बताया गया कि अशोधित या आंशिक रूप से वाहित जो मल कृषि रसायनों का विसर्जन और जल निकायों में औद्योगिक बहिस्राव जल के प्रमुख स्रोत हैं। आगे देखिए बताया गया इनमें शामिल नाइट्रेट धातु और बताया गया पीड़कनाशक जल को प्रदूषित कर देती हैं। बताया गया कि इनमें से अधिकांश जो रासायनिक होते हैं वह अजैविक निम्नीकरण होने के कारण जल द्वारा मानव शरीर में पहुंच जाते हैं। आगे देखिए बताया गया कि इन प्रदूषकों जो प्रदूषक है ना, बताया गया इन प्रदूषकों को न जल निकायों में छोड़ने से क्या होता है कि पूर्व बहिस्रावों को उपयुक्त विधि से शोधित करने जल प्रदूषण नियंत्रण किया जा सकता है। आगे देखिए बताया गया कि वन और अन्य वनस्पति आवरण जलाध यहाँ पर देखिए लिखा गया है कि धरातली प्रवाह को मंद करते हैं और भूमिगत जल को पुनः पूरित करते हैं। आगे देखिए लिखा है कि जल संग्रह
पृष्ठीय प्रवाह को बनाने की दूसरी विधि है कि जल रिसाव को कम करने के लिए खेतों का सिंचित करने वाले नहरों का ठीक से पक्का करना, अर्थात जैसे बताया गया है कि वहाँ जो नहर होते हैं वहाँ का ठीक से पक्का कर दिया जाए, अर्थात कहीं से इधर उधर पानी का वेस्ट ना हो पाए। आगे देखिए बताया गया कि जैसे जो रिसाव और वाष्पीकरण हो जाता है ना, वाष्पीकरण होने वाली जल क्षति को रोकने के लिए क्षेत्र की जो बताया गया कि इस पर कलरों अर्थात जो छिड़काव होता है, यहाँ पर देख सकते हैं आप चित्र में। तो बताया गया कि सिंचाई करने का अधिक प्रभाव विधि करना चाहिए। वाष्पीकरण और अधिक दर वाले शुष्क प्रदेशों में सिंचाई की डीम अथवा तट बताया गया कि टपकन विधि है बहुत उपयोगी होती है। सिंचाई के इन विधियों को अपनाकर बहुमूल्य और संसाधन को संरक्षित किया जा सकता है। आगे देखिए यहाँ पर लिखा गया है, अपने घर की छत पर वर्षा जल एकत्रित करके एक जल संसाधन या जल का जो संग्रह कर सकते हैं। बताया गया कि विभिन्न उत्पादन उपयोगों में लगाया जो लाना, वर्षा का संग्रहण करना, और ये सब बताया गया कि आप सब जो वर्षा को है उसको, वर्षा के पानी को इकट्ठा करके आप सब वर्षा का संरक्षण कर सकते हैं। तो आगे देखिए यहाँ पर देखिए यहाँ पर देखिए दोस्तों लिखा गया है प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन। आगे देखिए लिखा गया है कि स्कूल के बच्चे जो होते हैं ना, आगे देखिए बताया गया कि स्कूल के बच्चे हस्तशिल्प प्रदर्शन में घूम रहे थे। बताया गया कि प्रदर्शनी की वस्तुएं बताया गया कि देश के विभिन्न भागों में एकत्रित की गई थी। बताया गया कि मोना थी एक लड़की ने, मोना ने क्या किया, एक थैला हाथों में उठाया और उत्साह से कहा यह एक सुंदर हैंडबैग है। बताया गया अध्यापिका ने कहा कि हाँ यह क्या है, जूट से बना है। तो अब देखिए आगे देखिए जूट क्या होता है। तो देखिए बताया गया कि क्या इन टोकरियों के दीप है छात्रों और कुर्सियों को देखते हुए बेत और बांस की बनी और भारत के पूर्वी भारत उत्तरी आर्द्रता प्रदेश में बांस की जो प्रचुरता मात्रा में पैदा किए जाते हैं। देखिए बताया गया कि जेम्सी रेशमी बताया गया स्कार्फ देखकर उत्साहित थी। बताया गया कि यह खूबसूरत स्कार्फ देखी और बताया गया कि अध्यापिका ने स्पष्ट किया कि यह जो रेशमी जो स्कार्फ है ना, यह क्या बताया गया, ये रेशमी कीड़ों से बनी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये रेशमी कीड़े होते हैं, तो कीड़ों से प्राप्त रेशमी वस्त्र से बना है। आगे देखिए बताया गया कि जो उनका क्या नाम होता है, तो याद रखना कि शहतूत ना, तो याद होता है वो शहतूत के पेड़ पर पाए जाते हैं। अर्थात कभी पूछ सकता है कि जो रेशम के कीड़े होते हैं वह कहाँ पर पाए जाते हैं, तो याद रखना जो शहतूत के पेड़ होते हैं वहाँ पर। आगे देखिए बताया गया कि बच्चे हैं समझ गए कि पौधे पर हमें अनेक विभिन्न उत्पादन प्रदान करने के लिए जिनका उपयोग हम अपने दैनिक जीवन में कर सकते हैं। आगे देखिए बताया गया प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन केवल स्थल मंडल जल मंडल वायुमंडल के बीच जुड़े एक संकरे क्षेत्र में ही पाए जाते हैं, जिसे हम जैव मंडल कहते हैं। आगे देखिए बताया गया जो जैव मंडल होते हैं ना, तो देखिए जैव मंडल बताया गया कि जैव मंडल जीवित जाति जीवित रहने के लिए जीव एक दूसरे पर परस्पर क्या है, संबंधित और निर्भर रहते हैं। तो याद रखना जीव क्या होते हैं, जो जीव मंडल है उस पर एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। आगे देखिए बताया गया कि ऐसे पूछा जाएगा कि जीव मंडल की विशेषता क्या है, तो जीव मंडल की ये विशेषता है कि क्या होता है, जीव मंडल में जो जीवित प्राणी होते हैं, जाति होते हैं, वे एक दूसरे से परस्पर संबंध रहते हैं। आगे देखिए और जो संबंध रहते हैं अर्थात एक दूसरे पर जो आश्रित रहते हैं, इसी आश्रित रहने को हम क्या कहते हैं, पारितंत्र कहते हैं। आगे देखिए बताया गया कि परस्पर संबंध निर्भर रहते हैं। बताया गया कि जो जीवन है, एक जीवन को आधारित तंत्र को हम पारितंत्र कहते हैं। वनस्पति और वन्य जीव बहुमूल्य संसाधन है। पौधे हमें इमारती लकड़ियाँ देती हैं, प्राणियों को आश्रय देती हैं, ऑक्सीजन
उत्पन्न करने, जिसमें हम सांस लेते हैं, फसलों को उगाने के लिए आवश्यक मृदा की सुरक्षा करते हैं, रक्षक मेखला के रूप में कार्य करते हैं, भूमिगत जल के संग्रह में सहायता करते हैं। हम बताएगा कि हमें फल फल लेटेक्स, तारपीन का तेल, गोंद, औषधियाँ, पौधे पौधे और कागज़ प्रदान करते हैं। पौधे के द्वारा है, जो आपने अध्याय के लिए अत्यंत आवश्यक होते हैं। आगे देखिए बताया गया कि आप कुछ और जोड़ सकते हैं। वन जीवन के अंतर्गत जीव वनस्पति, कीट और जलीय जीव के रूप में आते हैं। उनमें से दूध, मांस, खाल और ऊन प्राप्त होता है। अब आगे देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो याद रखना। आगे देखिए यहाँ पर लिखा है कि मधुमक्खी में हम शहद, जैसे मधुमक्खी से हम क्या होता है, शहद लेते हैं, फूलों के पराग में मदद करती है और पारितंत्र में एक अपघटन के रूप में यह बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। बताया गया कि चिड़िया अपने भोजन के लिए कीटों पर निर्भर हैं और अपघटनों के रूप में कार्य करती हैं। गिद्ध होते हैं मृत जीव, जो मर जाते हैं। मृत जीव जंतुओं को खाने के कारण एक अपमार्जित और पर्यावरण का एक महत्वपूर्ण क्या है, शोधक समाज है। आगे देखिए बताया गया कि इसलिए प्राणी चाहे बड़े हों अथवा छोटे, पारितंत्र के संतुलन को बनाए रखने के लिए अनिवार्य है। तो आगे देखिए यहाँ पर लिखा गया है कुछ, इस बात कभी कभी पूछ देता है, तो याद रखना। भारतीय जो उपमहाद्वीप में जिन पशुओं का उपचार बताया गया कि डिक्लोफिनेक एक्सप्रिन न, अथवा जैसे बोलते हैं इब्रूफोमेन जैसे एक जो होता है वह पीड़ानाशक एक दवा था न, पीड़ानाशक से किया गया था, पीड़ानाशक दवा का उपयोग किया जा रहा था। तो उनके बताया गया कि उनके क्या हुआ, अब मार्जित उपरांत गिद्ध क्या हुआ, किडनी खराब होता, अर्थात जो गिद्ध होते थे उनकी इसकी जो पीड़ानाशक जो दवा था, इसके उपयोग से क्या हुआ कि उनकी किडनी खराब होने लगी और वह मरने लगे। तो बताया गया पशुओं पर इन औषधियों के उपयोग करने से प्रतिबंध लगाएगा, अर्थात इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया। तो इस चीज़ को याद रखना। आगे देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर अब हम सब पढ़े, तो आगे देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि प्राकृतिक वनस्पति का विवरण। तो देखिए लिखा गया है कि वनस्पति जो होती है, वनस्पति की वृद्धि मुख्य रूप से तापमान और आर्द्रता पर निर्भर रहती है। जो वनस्पति की वृद्धि होती है, याद रखना, बहुत बार ऐसे पूछ सकता है पूरा स्टेटमेंट में कि जो वनस्पति की वृद्धि होती है, अर्थात जो वनस्पति जो पेड़ बढ़ते हैं, तो उनकी जो प्रमुख विशेषताएं क्या होती हैं, तो उनकी जो प्रमुख विशेषताएं होती है, तो याद रखना, किसी भी पेड़ को बढ़ने में जो वृद्धि होती है, तो उनका क्या होता है, तापमान और आर्द्रता वहाँ पर निर्भर करता है। आगे देखिए बताया गया विश्व की वनस्पति के मुख्य प्रकारों को 4 वर्गों में विभाजित किया गया है। तो आप देखिए जो वनस्पति हैं, तो वनस्पतियों को मुख्य 4 भागों में विभाजित किया गया है। आगे देखिए पहला बताया गया है, जैसे वन हो गए, घास हो गए, स्थल हो गए, गुल्प हो गए और टुंड्रा हो गए। तो इस बात को याद रखना। तो यहाँ पर देखिए लिखा है वनस्पति होते हैं, घास, स्थल मैदान वनस्पति होते हैं, और गुल्प और पर 3 भागों में विभाजित किया गया है। कितने, तो 3 भागों में ना। तो देखिए 4 भागों में। देखिए पहला है कि वन, दूसरा है घास स्थल, तीसरा है गुल्म और चौथा है टुंड्रा। तो इस बात को याद रखना, कभी पूछ सकता है। तो आगे देखिए यहाँ पर लिखा है, देखिए लिखा है कि भारी वर्षा वाले क्षेत्र में विशाल वृक्ष उग जाते हैं। जो भारी वर्षा, जहाँ पर ज़्यादा वर्षा होती है, तो वहाँ पर बताया गया कि क्या होते हैं कि विशाल जो वृक्ष होते हैं, बड़े बड़े जो वृक्ष होते हैं, वह उग जाते हैं। बताया गया कि इस प्रकार वन प्रचुर जल आपूर्ति वाले क्षेत्रों में ही पाए जाते हैं। जैसे जैसे आर्द्रता जो होती है, आर्द्रता अगर हम नहीं समझ पाते हैं, जैसे इसके पहले वाले चैप्टर में बताए हैं कि कहीं पर क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कहीं पर कोई गर्म होता है, या जो वाष्प होता है, वाष्प ही क्या होता है, अगर कहीं पर भी एक स्थान से ऊपर उठता है, मेघ के पास जाता है, तो वाष्प को ही हम आर्द्रता मान सकते हैं। तो आगे देखिए बताया गया
की आर्द्रता कम हो जाती है, वैसे वैसे क्या होता है, वृक्षों का आकार और उनकी सघनता कम हो जाती है। आगे देखिए लिखा गया है कि जो सामान्य वर्षा होती है, यहाँ पर देखिए बताया गया है कि जहाँ पर भारी वर्षा होती है, अब आगे देखिए यहाँ बताया गया जहाँ पर सामान्य वर्षा होती है, तो लिखा गया कि जहाँ सामान्य वर्षा होती है उस क्षेत्र में छोटे आकार वाले वृक्ष होते हैं। तो याद रखना कि जहाँ पर भारी वर्षा होते हैं वहाँ पर विशाल अर्थात बड़े-बड़े अर्थात लंबे-लंबे जो होते हैं वहाँ पर वृक्ष उगते हैं, और जहाँ सामान्य वर्षा हो रही है वहाँ पर बताया गया छोटे आकार वाले वृक्ष क्या होते हैं, उगते हैं और घास उगती हैं। तो याद रखना सामान्य वर्षा वाले इस इन सब बातों को पूछ सकता है कि जहाँ पर घास और छोटे वृक्ष उगते हैं, या कौन-सा वातावरण होता है, या कौन-सी जलवायु होती है, वहाँ पर कम जलवायु होती है, ज़्यादा जलवायु होती है, मध्यम जलवायु होती है, तो इन बात को याद रखना। तो यहाँ पर बताया गया कि समान, समान का मतलब वही अर्थात नॉर्मल मिडिल वाला जो होता है, तो समान जलवायु में क्या होते हैं, छोटे-छोटे आकार के पौधे और घास उगते हैं। तो इस बात को याद रखना। आगे देखिए बताया गया है कि छोटे आकार वाले वृक्ष और घास उगते हैं जिससे विश्व के घास स्थलों का निर्माण होता है। कम जहाँ पर एकदम कम होता है, तो अब देखिए बताया गया है कि कम वर्षा वाले शुष्क प्रदेशों में कटीली झाड़ियाँ, तो बहुत बार पूछा जाता है कि कटीली झाड़ियाँ कैसे या कटीली झाड़ियाँ जहाँ पर उत्पन्न होती है वहाँ का जलवायु कैसा होता है। तो याद रखना वहाँ का जलवायु क्या होता है, वहाँ का जलवायु कम वर्षा होता है, अर्थात वहाँ पर कम वर्षा होती है, इसलिए वहाँ पर कटीली झाड़ियाँ होती हैं। आगे देखिए बताया गया है कि जो एवं गुल्प उगते हैं, तो याद रखना कभी पूछ सकता है कि यहाँ पर देखिए कटीली झाड़ियाँ होती है तो इसको पहचान जाते हैं, इसी कटीली झाड़ी को हम सब क्या बोलते हैं, गुल्प ना। तो याद रखना गुल्प और कटीली झाड़ियाँ ये दोनों रिलेट है, तो ये भी रख सकता है, वो भी रख सकता है। आगे देखिए बताया गया कि इस प्रकार के क्षेत्रों में पौधों पौधों की जड़ें गहरी होती है, किसमें, जो कटीली झाड़ियाँ होती हैं, इसके जो पौधों की जड़ होते हैं वह क्या होती हैं, बहुत गहरी होती है, तो बहुत बार पूछ सकता है, तो इस बात को याद रखना। आगे देखिए लिखा गया है कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर लिखा गया है कि पौधों की जड़ता ना, पौधों की जो जड़ें होती हैं वो बहुत गहरी होती हैं, वाष्प जो होती है उत्सर्जन से होने वाले जो आर्द्रता की हानि जो होती है उसको घटाने के लिए इन पेड़ों की पत्तियां कांटेदार और मोमी सतह वाली होती हैं। शीत धूरी ना, देखिए लिखा गया है शीत जो होती हैं अर्थात ठंडे धूरी प्रदेश की टुंड्रा वनस्पति में बताया गया कि मॉस और लाइनेक सम्मिलित होती हैं। बताया गया पिछले 2 वर्षों में या 2 शताब्दियों में विश्व में जितने लोग थे इस समय उनके कहीं अधिक लोग हैं। बढ़ती जनसंख्या के पोषण के लिए फसलों को उगाने के लिए वन के विशाल विशाल क्षेत्रों में वृक्ष काट दिए गए हैं। विश्व में बताया गया विश्व भर में वनों का आवरण तेजी से समाप्त हो रहा है। इस बहुमूल्य संसाधनों का संरक्षण की तुरंत आवश्यकता है, अर्थात ये जो काटे जा रहे हैं वृक्ष, तो देखिए यहाँ पर आप चित्र में देख सकते हैं, तो यहाँ इसकी संरक्षण की अति आवश्यक है, तो याद रखना। आगे देखिए यहाँ पर, तो अब यहाँ पर देखिए बताया गया कि प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन का संरक्षण। अब देखिए संरक्षण का कुछ उपाय दिया गया फिर, तो देखिए बताया गया कि वन हमारी संपदा है, वन जो है हमारी क्या है, संपदा है, धन है। बताया गया कि पौधे जंतुओं और आश्रय प्रदान करते हैं, जो पौधे हैं वनस्पति ये हमारे लिए आश्रय प्रदान करती है। आगे देखिए बताया गया कि और साथ ही पारितंत्र को भी अनुरक्षित करती है। जलवायु में परिवर्तन और मानव हस्तक्षेप के कारण पौधों और जंतुओं के प्राकृतिक आवास नष्ट हो जा रहे हैं। आगे देखिए बताया गया कि बहुत सी जातियां असुरक्षित अथवा संकटापन्न और कुछ लुप्त होने के कगार पर भी हैं। आगे देखिए लिखा गया है वन उन्मूलन, मृदा अपरदन, निर्माण कार्य, दानव नल और भूस्खलन में भी कुछ मानव और प्राकृतिक कारण हैं, जो मिलकर इन महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधनों में लुप्त होने के लिए प्रक्रिया को बढ़ावा देते हैं। आज ही मुख्य चिंताओं में से एक अनाधिकारी शिक्षा
करने की संख्या का बढ़ाने लिए है। आगे देखिए बताया गया जिस कुछ खास प्रजातियों की संख्या है। तो देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि आप देखिए प्रजातियों में बताया गया तेजी से कमी आ रही है। जैसे बताया गया कि पशु खाल, चमड़ा, नाखून, दांत और पंखों में साथ साथ सींग और एकत्रीकरण और गैर कानूनी व्यापार के लिए जंतुओं का अनाधिकार शिकार किया जा रहा है। इनमें से कुछ जंतु चीता, शेर, हाथी, बैक बैकबल, मगरमच्छ, दरियाई घोड़ा, हिम, तेंदुआ, शुतुरमुर्ग और मोर हैं। इनका संरक्षण जागरूकता बढ़ाकर किया जाना चाहिए। तो इस बात को याद रखना। आगे देखिए बताया गया राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीवन अभ्यारण्य, जैविक मंडल निश्चित हमारी प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन को सुरक्षित करने के लिए बनाए जाते हैं। बताया गया कि संकरी होती है, घाटियां, झीलों और आर्द्र भूमि का संरक्षण मूल्यवान संसाधन नष्ट होने से बचाने के लिए आवश्यक है। तो आगे देखिए यहाँ पर क्रियाकलाप करके कुछ बताया गया है। तो यहाँ पर आप यहीं पर जो बताया गया है यहाँ पर पेपर के माध्यम से इसको बताया गया है कि जैसे पेपर में एडवर्टाइज के माध्यम से बताना चाहिए कि इन सब की रक्षा करना चाहिए ना, इनका संरक्षण करना चाहिए। तो अब देखिए यहाँ पर इस पेज को, तो देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि यदि जो प्रजातियां की सापेक्ष संख्या को भाग न किया जाए तो पर्यावरण में संतुलन बना रहता है। आगे देखिए बताया गया है कि विश्व के अनेक भागों में मनुष्य ने अपनी क्रियाकलापों से अनेक प्रजातियों के प्राकृतिक अवसरों में उथल पुथल कर दी है। अनेक जो पक्षियों और जीव जंतुओं के अंधाधुंध शिकार के कारण या तो वे विलुप्त हो गए हैं या विलुप्त होने के कगार पर हैं। बताया गया कि प्रादेशिक और सामुदायिक स्तर पर जागरूकता कार्यक्रमों जैसे सामाजिक वानिकी वन महोत्सव को प्रोत्साहित करना चाहते हैं। स्कूल के बच्चों को पक्षी देखने प्राकृतिक कैंपों में जाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए ताकि वे क्या हों कि विविध जातियों के निवास का अवलोकन कर सके। बहुत से देश पक्षियों और पशुओं को मारने और उनके व्यापार करने के विरुद्ध हैं। भारत में शेरों, चीता, हिरण होते हैं, भारतीय सारंग और मोर को मारना अवैध माना गया है। तो पूछ सकता है कभी कभी किस किस को अवैध माना गया है, तो इस बात को याद रखना। आगे देखिए बताया गया कि एक अंतर्राष्ट्रीय परिपाटी और CITES दी बताया गया दी कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल डेट एंड इंटरडेस स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोराल। तो इसकी स्थापना, इस चीज़ की स्थापना की गई ना। तो किस लिए? यही इन सबको बचाने के लिए जानवरों को। आगे देखिए बताया गया इसकी स्थापना की गई जिनसे क्या हुआ, प्राणियों की, पक्षियों को अनेक जातियों की सूची तैयार किया गया और इस सूची के लिए सभी जो पक्षी हैं ना, पक्षियों को, प्राणियों को व्यापार करने में प्रतिबंध लगाया गया। तो इस बात को याद रखना गया। आगे देखिए बताया गया पौधों और प्राणियों का संरक्षण प्रत्येक नागरिक का नैतिक कर्तव्य है। तो इस बात को भी याद रखना, जो पौधे हैं, प्राणियों को, इन सब का जो संरक्षण है ये प्रत्येक नागरिक का क्या है, नैतिक कर्तव्य है। तो इस बात को याद रखना। आगे देखिए यहाँ पर लिखा गया है जैविक मंडल जो होता है वह नीचल या वैशेषिक नेटवर्क द्वारा जुड़े होते हैं। बताया गया कि जो क्षेत्रीय क्षेत्रों में की गई ना, क्षेत्रीय जो होते हैं, क्षेत्रीय रक्षकों में की गई श्रृंखला जिसे हम संरक्षण या विकास के बीच संबंध को प्रदर्शित करने के इरादे से बनाया जाता है। तो याद रखना इस बात को। तो यहाँ पर देखिए अब हम सबका इस जो चैप्टर पढ़े, इस चैप्टर से रिलेटेड जो PYQ है अब हम सब वो करेंगे। तो देखिए यहाँ पर पहला है
कि देखिए यही यही चैप्टर का नाम है भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन जीवन संसाधन। तो देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि मृदा है जो ना, मृदा का निर्माण के संबंध में, मृदा का जो निर्माण हो रहा है उसकी जो बनता है मृदा, तो मृदा के निर्माण के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। तो अब देखिए लिखा गया पहला विकल्प कि मृदा जो अपक्षय की प्रक्रिया में माध्यम से बनती है। तो जो मृदा बनती है तो वह अपक्षय के माध्यम से ही बनती है, तो यह बात तो सही है। दूसरा देखिए बताया गया कि वनस्पति, प्राणी और सूक्ष्म जीव हुमस निर्माण की दर को प्रभावित करती है ना। तो आगे देखिए तीसरा है कि उच्चावच जो होता है तो देखिए तो ये बात भी क्या है, सही है। तो अर्थात हमारा क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी, इस बात को याद रखना। आगे देखिए लिखा गया है निम्नलिखित में से कौन सी विधि तीव्र ढलान, याद रखना, देख लिए यहाँ पर कैसे प्रश्न पूछा गया है, बस ऐसे जो बताए थे हम, जो तीव्र ढलान होती है, तीव्र ढलान पर मृदा अपरदन को रोकने वाले के लिए क्या कौन सा प्रयोग हम कर रहे थे, तो याद रखना जो तीव्र ढलान पर था। तो तीव्र ढलान पर कौन सा था, तो जैसे कि अभी हम सब देखें यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पर क्या रहता था, जो तीव्र ढलान पर ना, तो देखिए यहाँ पर फिर से, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या था कि जो तीव्र ढलान पर, यहाँ देखिए बार बार, तो देखिए तीव्र ढलान पर क्या था, तो यहाँ पर वेदिका फार्म, कौन से, तो वेदिका फार्म का उपयोग कर रहे थे हम सब, कौन से, वेदिका फार्म। तो याद रखना यहाँ पर हमारा हो जाएगा विकल्प सी, वेदिका फार्म। अब आगे देखिए लिखा गया है गिद्धों के, जो गिद्ध होते हैं उसको जो लुप्त हो रहे थे अर्थात जो मर जा रहे थे, तो उसका जो कारण था, प्रमुख कारण कौन था, तो जैसे कि अभी हम सब ये पढ़ें कि डिक्लोफेनिक एक क्या था, एक कीड़ानाशक दवा था। इस दवा का जब प्रयोग किया जा रहा था तो गिद्धों का क्या हो रहा था, जब किडनी हो रहा था, और किडनी क्या हो जा रहा था, खराब हो जा रहा था, इसलिए उनकी मृत्यु हो जा रही थी। आगे देखिए लिखा गया है कि यह वैशेषिक नेटवर्क द्वारा जुड़े रक्षित क्षेत्रों से एक श्रृंखला है जिसे रक्षक और विशाल विकास के बीच संबंध को प्रदर्शित करने की इरादे से बनाया जाता है। उपयुक्त भी विवरण विवरण किसके निरूपण करते हैं, तो देखिए बताया गया कि जो ये अभी हम सब पढ़े थ्योरी, तो इस थ्योरी को किस लिए बनाया गया था, या ये जो कानून था किस लिए बनाया गया, तो बताया गया कि राष्ट्रीय उद्यान के लिए, जैविक मंडल बायोस्फीयर रिसर्च के लिए, वन्य जीव अभ्यारण्य के लिए, वनस्पति जीव अभ्यारण्य के लिए। तो यहाँ पर बताया गया था कि यह जीव मंडल में ना, जीव मंडल में ये जो है कि बायोस्फिक रिसर्च इसलिए बनाया गया था। आगे देखिए लिखा गया है वर्तमान और भविष्य की पीढ़ी के लिए एक या एक से अधिक पारितंत्र की परिस्थिति कहता है या एकता की रक्षा के लिए निर्धारित किया गया प्राकृतिक क्षेत्रों को क्या कहा जाता है। तो जो बताया गया कि जो वर्तमान और भविष्य के लिए न पीढ़ी के लिए एक पारितंत्र के रूप में स्थिति को रक्षा करने के लिए प्राकृतिक क्षेत्र को क्या कहा जाता है, जो प्राकृतिक क्षेत्र है तो उसको हम क्या बोलते हैं, तो उसको हम बोलते हैं राष्ट्रीय उद्यान। क्या बोलते हैं, राष्ट्रीय उद्यान। आगे देखिए बताया गया कि जब संकटग्रस्त वन्य प्राणी जाति और वनस्पतियों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार परिपाटी, तो बताया गया कि जो CITES के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों से सत्य है। तो बताया गया कि ये जो व्यवस्था था, तो बताया गया कि यह जो थी यह विभिन्न देशों में सरकारों के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता था। तो हाँ, ये बात सही था। दूसरा है कि इसके अंतर्गत पक्षियों और प्राणियों को अवैध व्यापार करते थे, पक्षी को बेच देते थे, यहाँ के शेर वहाँ करते थे, ये सबको प्रतिबंध लगाया गया। तो ये बात भी सही है, अर्थात हमारा क्या हो जाएगा ना, तो हमारा ए और दो दोनों सही हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों देखिए इस चैप्टर से और प्रश्न बनते हैं, तो हम ये एक माध्यम दिए, तो आप थ्योरी जब पढ़े रहेंगे तो वहाँ पर जब प्रश्न बनेगा तो आप वहाँ से रिलेट कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि हाँ ये कैसे प्रश्न बना है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले चैप्टर के अगले वीडियो में, और मैराथन देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, परसों से मैराथन चलेगा।